हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 15 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन की शुरुआत हुई तो मानवी सभी के लिए नाश्ता बनाकर डिनर के टेबल पर लगाने लगी। वहीं जानवी जी घर के मंदिर में पूजा करके आ गई, सभी को प्रसाद देने लगी। तभी ऋषभ के साथ विशाल नीचे आया तो उसे देखकर जानवी जी हैरानी से बोली, अरे विशाल बेटा, तुम कब आए? तो विशाल उनके पास आकर उनके गले लगते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग आंटी। और आप आने की बात कर रहे हैं? मैं तो रात में सोया भी यही हूँ। फिर तिरछी नजरों से ऋषभ को देखते हुए, दरअसल कल भाभी की गैर मौजूदगी में हमारे ऋषभ को कमरा काटने को दौड़ रहा था, इसीलिए कंपनी के लिए मुझे बुला लिया। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसे घूरकर गुस्से में देखा और फिर उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए बोला, बकवास बंद कर साले, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। फिर जानवी जी की तरफ देखकर हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, और माँ, आप इस कमीने की बातों में मत आना। ये तो कुछ भी बोलता रहता है। दरअसल आज जो मीटिंग है वो विशाल और मैं साथ ही हैंडल करने वाले थे। अब मैं तो जाने से रहा, इसीलिए रात को ही इसे फोन कर घर पर बुला लिया था ताकि इसे मीटिंग के बारे में सभी डिटेल दे सकूं। तभी मानवी उन लोगों के पास आई और जानवी जी से बोली, चलिए माँ, नाश्ता तैयार है, आप लोग बैठे, तब तक मैं सभी को बुला लाती हूँ। जब ऋषभ की नज़र उस पर पड़ी तो उस पर ठहरी गई। आज उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मानवी सिंपल सूट में ही रह रही थी, लेकिन आज मानवी ने डार्क ब्लू कलर की झीनी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर हल्का सा गोल्डन वर्क हो रखा था। उसकी झीनी साड़ी में से उसकी गोरी कमर साफ दिख रही थी, वहीं ब्लू कलर में उसका गोरा रंग निखर कर सामने आ रहा था। आंखों में गहरा काजल तो माथे पर छोटी स्टोन वाली बिंदी, होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके, साथ ही खुले हुए बाल जिन्हें उसने कर्ल कर रखा था। कुल मिलाकर आज मानवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो हाथों में ब्लू एंड गोल्डन चूड़ियां पहनी हुई थी, जो उसके हाथों की खूबसूरती को बेहद बढ़ा रही थी। वहीं उसके हाथ में पहनाई हुई ऋषभ की रिंग कुछ ज्यादा ही चमक रही थी, जिसे देखकर ऋषभ को कुछ अलग ही खुशी हो रही थी। जब आप जिसे चाहे और वो भी आपको ही चाहे, ये बात पता चलने पर जो खुशी महसूस होती है वो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकती। कुछ यही हाल ऋषभ का था। मानवी के इकरार-ए-इश्क करने के बाद वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी चीख-चीख कर सारी दुनिया को बता देता कि मानवी अब उसकी बीवी है और वो उसकी है। इसीलिए किसी ने अगर उस पर गलती से भी बुरी नज़र डाली तो वो उस इंसान का क्या करेगा ये तो खुद भी नहीं जानता था। वहीं जानवी जी मानवी की बात सुनते हुए ऋषभ के हाव-भाव नोटिस कर रही थी। तो उन्होंने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और मानवी, जो कि ऋषभ की खुद पर एकटक नज़र महसूस करते हुए असहज हो रही थी, वो जल्दी से वहां से चली गई। तो विशाल धीरे से ऋषभ के कान में बोला, बस कर, और कितना ताड़ेगा भाभी को, तेरी ही बीवी है, जब मन करे जी भर के देख लेना। तो ऋषभ खोए हुए ही बोला, वो तो तब हो जब वो मेरे पास रुके, मेरे पास होने से ऐसे दूर भागती है जैसे मुझ में कांटे लगे हो। उसकी बात सुनकर विशाल हैरानी से उसे देखने लगा। तभी ऋषभ को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया, इसीलिए वो जल्दी से उसके सवालों से बचने के लिए इधर-उधर देखते हुए ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठ गया। तो विशाल भी ब्रेकफास्ट के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आती वर्षा पर पड़ी। तो वो उसे देखने लगा। व्हाइट कलर के पटियाला सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उसकी नाक में पहनी सिल्वर कलर की नोज पिन और कानों में सिल्वर कलर के झुमके उसे काफी एलिगेंट दिखा रहे थे। वर्षा भी देखने में मानवी से कम नहीं थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, कंधे तक आते रेशमी बाल, गोल चेहरा, हाइट में बस मानवी से 1 या 2 इंच लंबी थी और उम्र यही कोई 22 साल, बस मानवी से 1 या फिर कुछ महीने ही छोटी थी। तो विशाल धीरे से बड़बड़ाया, वैसे देखने में तो ये भी जहर है, पर बोली जैसे बंदूक की गोली, जो एक बार शुरू हो जाए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। फिर वो सोचकर उसने अपना सर झटका और खुद से ही बोला, ये मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? नहीं विशाल, ये गलत बात है। तू सिर्फ अपनी वीनू का है और किसी का नहीं। जैसे ही मुझे मेरी वीनू मिल जाएगी, मैं उसे फिर खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, उसे हमेशा के लिए
अपना बनाकर अपने पास रख लूंगा। इतना कहकर वर्षा से नजर फेर कर ऋषभ के पास आकर बैठ गया। वहीं जब वर्षा नीचे आई तो उसकी नजर ऋषभ के पास बैठे विशाल पर पड़ी। उसे देखते ही वर्षा के चेहरे पर अभी तक जो मुस्कुराहट थी वो गुस्से में बदल गई। वो गुस्से में खुद से बुदबुदाई, ये चिलगोजा सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? कल तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि अगर टाइम मिला तो आ जाऊंगा, अगर मेरी किसी को यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसे तो इतना टाइम है कि सुबह ही यहाँ पर टपक गया। कल इस कमीने की वजह से मेरी पूरी फेवरेट ड्रेस खराब हो गई, साथ ही दी और काकी से कितनी डांट भी पड़ी। और आज सुबह ही फिर से इसकी मनहूस शक्ल दिख गई। अब पता नहीं क्या क्या बुरा होगा। इतना कहते हुए वो नाश्ते की टेबल पर आई और सभी को गुड मॉर्निंग विश की। फिर ऋषभ को देखते हुए विशाल की ओर इशारा करते हुए बोली, वैसे जीजू कल तो आपके दोस्त बड़े कह रहे थे कि होली के टाइम नहीं है, टाइम रहा तो आ जाऊंगा, फिर आज ये सुबह सुबह ही यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए? विशाल उससे चिढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम मेहमान हो तो उसी की तरह रहो ना। और रही मेरी बात तो आंटी हमेशा से मुझे अपना बेटा मानती है और ऋषभ अपना दोस्त, इसीलिए मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ और जब चाहे जा भी सकता हूँ। अब अगर मेरी किसी को यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जाए, मैं क्यों जाऊँ? उसकी बात पर वर्षा गुस्से में उससे बोली, तो मैं यहाँ की मेहमान नहीं हूँ? ये अब मेरी दी का ससुराल है, इसीलिए जब चाहे मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। तो विशाल भी वैसे ही अकड़ में उसे घूरते हुए बोला, तो मेरे भी दोस्त का घर है, मैं भी जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। तो ऋषभ उसकी बहस बढ़ते देख माहौल को शांत करने के लिए जल्दी से बोला, अरे तुम दोनों छोड़ो ना इस बहस को और नाश्ता करो, आओ वर्षा तुम भी बैठो। तो वर्षा विशाल को घूरते हुए बैठते हुए बोली, अफकोर्स जीजू, वैसे भी मेरी दी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, खाना बनाने में तो उनका कोई जवाब नहीं, वो तो कुकिंग में भी एक्सपर्ट है। तो विशाल अपनी प्लेट में से सैलेड उठाकर खाते हुए उसे टोंट करके बोला, क्योंकि तुम जवान चलाने में एक्सपर्ट हो तो खाना कहाँ बनाती होगी, इसीलिए बेचारी मेरी भाभी को ही सारा खाना बनाना पड़ता होगा, तभी तो वो एक्सपर्ट हो गई, बाकी कोई तो मुंह चलाने में ही एक्सपर्ट है। तो वर्षा गुस्से में चम्मच को वापस प्लेट में पटक दिया और गुस्से में विशाल से बोली, क्या कहा आपने? जरा फिर से बोलिए। तो विशाल अनजान बनते हुए, मैंने कहा कुछ कहा? मैं तो यह कह रहा था कि आज का सैलेड भी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है, आखिर मेरी एक्सपर्ट भाभी ने जो बनाया है। तो वर्षा मन में गुस्से में बोली, ये चिलगोजा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, इसे तो अब सबक सिखाना पड़ेगा, आखिर मैं भी वर्षा हूँ, प्यार करने वाले पर प्यार की बारिश करती हूँ तो गुस्सा दिलाने वाले पर गुस्से की। वहीं जानवी जी दोनों की तकरार देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मानवी सुनैना काकी के साथ वहां आ गई। बाकी लोग भी अपने कमरे से आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। तो मानवी सभी को देखकर बोली, आप लोग शुरू कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए गर्म पराठे सेकती हूँ। तो वर्षा खड़ा होकर उसे रोकते हुए बोली, अरे दी रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ आपकी मदद के लिए। वैसे भी यहाँ किसी को लगता है कि मैं सिर्फ मुंह चला सकती हूँ, तो आज सोचा आपकी हेल्प करके खुद को साबित कर दूं। आज मैं परांठे बनाऊंगी और आप सभी को सर्व करना। इतना कहकर मानवी को खींचते हुए किचन में अपनी साथ ले गई। वर्षा किचन में आई और मानवी की हेल्प करने लगी। वही मानवी पराठे लेकर सभी को परोसने लगी। जैसे ही मानवी ने विशाल को प्लेट में पराठा सर्व किया तो विशाल ने मुस्कुराते हुए मानवी को थैंक यू कहा, तो मानवी भी वापस मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। वहीं जैसे ही विशाल ने मुस्कुराते हुए पराठे का वाइट लेकर सब्जी के साथ भिगोते हुए अपने मुंह में रखा, अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं किचन के दरवाजे के ओट में खड़ी वर्षा विशाल के रिएक्शन को देखकर हंसने लगी। दरअसल उसने मानवी की नजर से बचाते हुए विशाल के लिए अलग से पराठा बनाया, जिसमें उसने ढेर सारी मिर्च भर दी। वह मुस्कुराते हुए खुद से बोली, देखा बच्चू, वर्षा से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। तभी उसकी नजर विशाल पर पड़ी, जो किसी तरह बस खुद को चीखने से रोक रहा था। तो वो उसे और परेशान करने के लिए जल्दी से एक कटोरी खीर में ढेर सारा नमक डालकर और पराठे की प्लेट उठाकर मानवी की और पराठे बनाने के लिए बोलकर बाहर निकल गई। वह डाइनिंग टेबल के पास आकर सभी से बोली, अरे आप लोग पराठे खा रहे हैं, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए खीर बनाकर लाई हूँ। अब आप लोगों ने दी के हाथ का खाना तो बहुत खाया होगा, मेरे हाथ की खीर भी खा लीजिए, देखिए। इतना कहकर सभी को एक एक कटोरी उठाकर देने लगी और फिर विशाल के पास आई। वही विशाल, जिसका मिर्ची की वजह से बुरा हाल था, उसने बिना देर किए उससे खीर ले ली और जल्दी से एक चम्मच अपने मुंह में ले ली, लेकिन जल्दी ही मुंह से बाहर निकाल दी और जोर जोर से खांसते हुए अपनी पानी का गिलास उठाकर एक सांस में ही पी गया। उसे इस तरह करते देख
सभी घरवाले अजीब सी नजरों से उसे देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विशाल इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, जबकि खीर तो बहुत टेस्टी बनी है, तो उसने अपने मुंह से उगल क्यों दी। तभी उसके बगल में बैठा ऋषभ उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ विशाल, तू ठीक तो है ना? तो विशाल अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये खीर है या जहर, इसमें तो सारा नमक भरा पड़ा है। फिर वर्षा की ओर घूरते हुए, वैसे जब तुम्हें खाना बनाना आता नहीं तो किसी पर इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं थी कि बेचारा तुम्हारे एहसानों तले दबकर भगवान को प्यारा हो जाए। तो जानवी जी विशाल को टोकते हुए बोली, लेकिन विशाल, खीर तो बहुत अच्छी है, हमारी खीर में तो बिल्कुल नमक नहीं है, फिर तुम्हारी में कैसे आ गया? उसकी बात पर सरिता जी, सुनैना जी, साथ ही दीपिका ने भी हाँ में सिर हिलाया। सबको एक सुर में बोलकर देखकर विशाल ने गुस्से में वर्षा की ओर देखा, जो कुछ ज्यादा ही मासूम बनकर सभी के सामने खड़ी थी, जैसे बेचारी कुछ जानती ही ना हो। तभी वर्षा रोनी सूरत बनाकर सभी से बोली, देखा आप लोगों ने, मैंने तो कल ही बहस को खत्म ही कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए आज भी मुझसे बदला लेने की फिराक में है। और आप ही देखिए, मैंने कितने प्यार से आप सबके लिए अपने हाथों से मीठी मीठी खीर बनाई, लेकिन ये तो तारीफ करने की जगह उसमें नुक्स निकालकर मुझे डांट परवाने में लगे हुए हैं। फिर विशाल की ओर देखकर, अगर आपको नहीं खाना था तो पहले ही मना कर देते, खामखा मेरी खीर में कमी निकाल दी, लाइए अब आपको कोई जरूरत नहीं है इसे खाने की। इतना कहकर उसके पास से बाउल और प्लेट उठाकर ले गई। उसकी इस हरकत पर विशाल उसे गुस्से में देखने लगा, क्योंकि उसकी वजह से सबके सामने खुद की गलती ना होते हुए भी वो गुनहगार बन गया था। वहीं जैसे ही वर्षा किचन के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पलटकर विशाल को देखते हुए अपनी आई वीक कर दी, जिसे देखकर गुस्से में विशाल की तोरियां चढ़ गई। आखिर विशाल को सबक सिखाने का उसका पूरा प्लान जो काम कर चुका था। तभी जानवी जी विशाल को डांटते हुए बोली, विशाल तुम ये अपना बचपना कब बंद करोगे, खामखा बेचारी बच्ची को नाराज कर दिया, वो कितने मन से हम सबके लिए खीर बनाकर लाई थी। अब अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो विशाल मन सोचता रह गया। तो ऋषभ उससे बोला, लगा रहा बेटा, लेकिन ध्यान रखियो, कहीं तेरी ये चूहे बिल्ली की लड़ाई प्यार में ना बदल जाए, क्योंकि उसकी शुरुआत तो तकरार से ही होती है। मेरा और मानवी का भी सेम यही हाल था। विशाल गुस्से में उसे घूरते हुए, प्यार, और वो भी उस तीखी मिर्ची से, उससे प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। इतना कहकर गुस्से में वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद ऋषभ खुद से मुस्कुराया और फिर शायराना अंदाज में बोला, हमारा भी कुछ यही हाल था जनाब, ख्वाब था उसे उन्हें बर्बाद करने का, लेकिन आलम यह है कि उनकी ही मोहब्बत में तबाह हो बैठे। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर सब लोग अपने काम में लग गए, तो मानवी भी अपना टचअप करने के लिए ऊपर अपने रूम में चली आई। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आईने में देखते हुए अपने बालों को ठीक कर रही थी, जिन्हें खाना बनाते वक्त उसने जूड़े में बांध लिया था। तभी पीछे से ऋषभ ने उसकी खुली कमर पर से हाथों को चलाते हुए उसे अपनी आगोश में भर लिया। उसकी छुअन से मानवी सिहर उठी, उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। यूं तो ऋषभ ने पहले भी कई बार उसे छुआ था, लेकिन आज इस छुअन की नजदीकी उसे कुछ और ही जज्बातों का एहसास दिला रही थी, जिन्हें महसूस कर मानवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। तभी ऋषभ झुककर अपने सर को उसके कंधे पर टिकाकर सामने आईने के थ्रू मानवी और खुद के अक्स को देखते हुए बोला, ये इतना सज संवर कर कहाँ जाया जा रहा है मिसेस सहगल, किसका कत्ल करने का इरादा है तुम्हारा? उसकी आवाज सुनकर मानवी ने अपनी आंखें खोली और पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे आप भूल गए, कल माँ ने कहा था कि उन्हें शाम की पूजा के लिए जरूरी सामान भी मंगाना है, साथ ही वर्षा को भी शॉपिंग करानी है, तो बस मार्केट जा रही थी। तो ऋषभ वहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक टिश्यू पेपर बॉक्स से एक पेपर निकालकर उसके होठों पर लगी लिपस्टिक को हल्का सा साफ करते हुए बोला, हाँ तो इतना तैयार होने की क्या जरूरत, तुम सादे लुक में भी तो जा सकती हो, वैसे भी तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत सुंदर हो, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें बार बार नजरें उठाकर देखे। इतना कहकर उसने उसके गले पर साड़ी के पीछे छुपे हुए मंगलसूत्र को ऊपर निकाल दिया, जिससे वो सभी को दिखे। ऋषभ की खुद के लिए इतनी इनसिक्योरेंस देखकर मानवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बाहें ऋषभ के गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, आप जैसे चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी, लेकिन आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं तो अब आपकी ही हूँ। तो ऋषभ उसकी कमर पर अपनी बाहें कसते हुए बोला,
वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलती से भी किसी की गंदी नज़र तुम पर पड़े, वरना तुम्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन वो बेचारा जिंदगी भर के लिए अपनी आंखें गंवा देगा, क्योंकि तुम पर उठने वाली हर एक आंख को मैं वापस दुनिया देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। खुद के लिए ऋषभ का बेशुमार प्यार देखकर मानवी एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं ऋषभ भी पहले से ही उसकी आंखों में देख रहा था। तभी नीचे से वर्षा की आवाज आई, तो मानवी जल्दी से ऋषभ से दूर होने लगी कि ऋषभ ने उसे और कसकर पकड़कर अपने नजदीक कर लिया। तो मानवी घबराई हुई सी उसे देखकर बोली, क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे वरना वर्षा ऊपर आ जाएगी। तो ऋषभ ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, न ऐसे नहीं, रात को तुम मुझे धक्का देकर भागी थी ना, तो अब उसकी सजा मिलेगी। चलो पहले मुझे किस करो, तभी यहाँ से जा पाओगी। तो मानवी का हैरानी से मुंह खुला रह गया। तो ऋषभ शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुंह खोल रही हो, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। ठीक है, चलो मैं ही शुरू करता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। वहीं मानवी उसे रोकने के लिए पीछे होने लग गई, पर ऋषभ अब रुक नहीं रहा था। तो मानवी इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगी। तभी अचानक से वो ऋषभ के पीछे देखते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आप क्यों ऊपर आई? मैं नीचे आ तो रही थी। देखिए ना, ये ऋषभ जी मुझे परेशान कर रहे हैं। जानवी जी का सुनकर ऋषभ जल्दी से पीछे मुड़ते हुए बोला, नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये झूठ। इतना कहकर सामने देखा तो कोई नहीं था। वो समझ गया मानवी ने उसे उल्लू बनाया, इसीलिए वो गुस्से में पीछे पलटकर मानवी को देखने लगा। लेकिन वो तो पहले ही बेड की तरफ होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। तो ऋषभ पीछे से उसके पीछे आते हुए जोर से बोला, रुक जा मानवी की बच्ची, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मानवी ने उसकी एक नहीं सुनी और मुस्कुराते हुए जल्दी से नीचे भाग गई। तो ऋषभ जो दरवाजे तक आ गया था, उसने मानवी को जाते देख नाम में सिर हिलाया और खुद में बड़बड़ाया, उफ, फिर से बेवकूफ बनाकर भाग गई। पर कोई बात नहीं मानवी की बच्ची, तुम्हें तो आज रात को बताऊंगा कि ऋषभ को बेवकूफ बनाने का क्या अंजाम होता है। फिर उसने किसी को फोन लगाया और उधर से जैसे ही कॉल पिक हुआ, तो वो सीरियस आवाज में बोला, मानवी अपनी कजन के साथ बाहर जा रही है, तो वो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ शाये की तरह उसके साथ रहना, बिना उसकी नज़रों में आए। मैं भी थोड़ी देर में उनके निकलने के बाद पहुंचता हूँ, और ध्यान रखना उसे गलती से भी एक खरोंच नहीं आनी चाहिए। तो उधर से ओके कहकर फोन कट गया। मानवी शॉपिंग मॉल में वर्षा के साथ उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, साथ ही कुछ कपड़े अपने और जानवी जी के लिए भी देख रही थी। वहीं दूर एक तरफ डमी के पीछे छुपा हुआ एक शख्स गहरी नजरों से उसे घूर रहा था। मानवी के गले में पहने मंगलसूत्र और मांग में चमक रहे सिंदूर को देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली, और वो गुस्से में खुद से बोला, आई एम बैक बेबी, तुम्हें अपना बनाने के लिए। अब या तो तुम मेरी बनोगी या फिर किसी की नहीं। मानवी और वर्षा मॉल में शॉपिंग कर रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद ऋषभ भी मॉल में पहुंच गया था और बिना उनकी नज़रों में आए उन दोनों पर नजर रख रहा था। मानवी ने वर्षा के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेस सेलेक्ट की, फिर घर वालों के लिए भी कुछ कपड़े लिए और फिर जरूरी सामान लेकर वापस घर की तरफ चल दी। वहीं ऋषभ भी उन लोगों को निकलते देख मॉल से निकलने लगा, तो उसकी नज़र मॉल में एक तरफ लगे डमी पर गई, जिसने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। ऋषभ को वो साड़ी मानवी के लिए बहुत पसंद आई, तो उसने चुपके से मानवी के लिए ले लिया और मॉल से बाहर निकल गया। वहीं मानवी के जाने के बाद वो शख्स भी वहां से चला गया। मानवी घर पहुंची थी, उसकी नज़र हॉल में बैठी एक उम्र दराज औरत पर पड़ी, जो कि शिवम जी के साथ सोफे पर बैठकर चाय का लुत्फ उठा रही थी। वहीं जानवी जी भी उससे बात कर रही थी। तभी जानवी जी की नज़र मानवी पर पड़ी, तो उन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। वहीं जैसे ही उस औरत ने मानवी को देखा, तो कुछ पल के लिए देखती रह गई। उसकी आंखों में मानवी को लेकर एक अलग ही चमक दिख रही थी। जानवी जी ने मानवी को उस औरत के पैर छूने का इशारा किया, तो मानवी ने जल्दी से उनका इशारा समझकर उनके पैर छू लिए। तो वो औरत उसे आशीर्वाद देते हुए खुश होकर बोली, सदा खुश रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो। फिर वो औरत जानवी जी से बोली, भाभी लल्ला की बहू तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ढूंढ के लाई हो इस हीरे को। तो जानवी जी ने उन्हें शादी के दौरान हुई सभी बातें बता दी, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए वो खामोश रही। फिर मानवी से बोली, वैसे कुछ भी कहो, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा है उस लड़की ने शादी से पहले ही अपना रंग दिखा दिया, वरना हमारे लल्ला के सर गलत लड़की पड़ जाती तो हमें इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिलती। मानवी उन्हें अचरज भरी नजरों से देख रही थी। तो वो फिर मानवी को अपने पास बैठाते हुए बोली, और तुम यहाँ आओ बहू, यहाँ बैठो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ। हमारी
शादी के वक्त मैं बीमार थी, इसीलिए आ नहीं पाई। फिर भैया ने भी शादी में जल्दी मचा दी तो कुछ नाराजगी भी थी, लेकिन अपनी लल्ला की तबीयत खराब होने की सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वैसे लल्ला कहीं दिख नहीं रहा, इतना कहकर अपनी नज़र इधर-उधर दौड़ाने लगी। तो ऋषभ ऊपर सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ बुआ, आप तो बेवजह मेरे लिए परेशान होती रहती हो और अपना खून जलाती रहती हो। इतना कहकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनके गले लगते हुए बोला, लो देख लो, एकदम ठीक ठाक भला चंगा आपके सामने खड़ा हूँ। वही बुआ जी की उसे देखकर आंखें नम हो गई और वो उसे खुद से अलग करते हुए अपनी आंखों को साफ कर ऋषभ से बोली, कहाँ भला चंगा है, देख तो मेरा गोलू मोलू सा लल्ला कितना दुबला पतला हो गया है। लगता है बहू तुझे कुछ खिलाती पिलाती नहीं, बस दिन रात मेरे लल्ला से मेहनत करवाने पर लगी रहती है। पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे खिला खिलाकर पहले जैसा ना कर दिया तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। वैसे भी तेरे लिए अपने हाथों से बना शुद्ध देसी घी के लड्डू लेकर आई हूँ। क्यों भैया, कहाँ रखा है आपने मेरा डब्बा? तो शिवम जी उनसे बोले, ओह शिवानी, कुछ देर तो शांत रहो, तुम्हारा डब्बा और तुम्हारे लड्डू कहीं नहीं गए, वो रखे टेबल पर। जब देखो ऋषभ के पीछे पागल हो जाती हो। अरे वो कहीं भागा नहीं जा रहा, तो कम से कम थोड़ी देर आराम करो, बाद में जितना लाड जताना है जता लेना। उनकी बात सुनकर शिवानी जी ने मुंह बनाकर उन्हें देखा, फिर ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और फिर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर उसके मुंह में ठूसते हुए बोली, तू चिंता मत कर, इनकी तो आदत है ऐसे ही हम दोनों के प्यार से चिढ़ने की, तू बस लड्डू खा और बता कैसे बने हैं। तो ऋषभ को उनके हाथ के लड्डू वैसे ही बहुत पसंद थे, तो उसने हाथ से इशारा करके उन्हें बताया कि बहुत अच्छे बने हैं। उसकी बात पर शिवानी जी खुश हो गई और उन्होंने उसी खुशी में पहले लड्डू को खत्म होने से पहले ही उसके मुंह में एक और ठूस दिया। बस ऋषभ को उनकी यही आदत पसंद नहीं थी, क्योंकि कभी-कभी उनका प्यार ऋषभ पर ही भारी पड़ जाता था। वही मानवी को अब ऋषभ और शिवानी जी की हरकत पर हंसी आ रही थी, तो ऋषभ ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुप कर गई। वहीं ऋषभ को खिलाते वक्त शिवानी जी की नज़र मानवी के साथ खड़ी वर्षा पर गई। उसे देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ, तो उन्होंने मानवी से इशारे में उसके बारे में पूछा। तो मानवी ने उनकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराकर उनसे बोली, ये वर्षा है बुआ जी, मेरी छोटी बहन। तो वर्षा ने भी मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते कहा। उसके बाद शिवानी जी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, साथ ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। लेकिन दिल ही दिल में वर्षा को देखकर बार-बार उन्हें अपनापन महसूस हो रहा था। वहीं वर्षा को भी उनकी छुअन किसी अपने का एहसास करा रही थी। ऐसे ही हंसते-खेलते शाम हो गई, तो सभी होलिका दहन की तैयारी करने लगे। मेंशन से बाहर गार्डन में ही होलिका दहन का अरेंजमेंट किया गया था, जहाँ पर आसपास के कॉलोनी के सभी लोग मौजूद थे। सभी लेडीज ने ऑरेंज साड़ी, तो वहीं जेंट्स ने व्हाइट कुर्ता पजामा कैरी किया हुआ था। जैसे ही होलिका को अग्नि दी गई, तो जानवी जी ने ऋषभ और मानवी को होलिका के फेरे लेने को कहा, जो कि अक्सर नए जोड़े किया करते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे की आंखों में बेशुमार प्यार लिए फेरे लेने लगे। आग तेज हो गई, जिसकी जलन मानवी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो ऋषभ ने खुद को ढाल बनाते हुए अग्नि की तप्पी से मानवी को बचा लिया और खुद के आगोश में लिए उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। उसने वहां खड़े किसी की भी परवाह नहीं की। कोई दोनों को इतना नजदीक देखकर क्या सोचेगा, ये बातें बनाएगा। वही परिवार वाले उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी ने अंदर आकर डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। वही ऋषभ बालकनी में अपने फोन पर बात कर रहा था, तो मानवी एक नजर उसे देखा, फिर अपने कपड़े लेकर शावर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई, तो ऋषभ भी अंदर आया और मानवी से, मेरे कपड़े निकाल दो, तब तक मैं शावर ले लेता हूँ। इतना कहकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। वहीं मानवी ने हाँ में सिर हिला दिया और कबर्ड से खोलकर उसके कपड़े निकालने लगी। तो कपड़े लेकर जैसे ही पीछे पलटी, तो अपने ठीक पीछे बिल्कुल नजदीक खड़े ऋषभ को देखकर हैरान रह गई। वहीं ऋषभ अपनी आंखों में मानवी के लिए बेशुमार प्यार लेकर अपनी नशीली आंखों से उसे ऐसे देख रहा था। वहीं उसके इस तरह देखने से अब मानवी असहज होने लगी। साथ ही ऋषभ को अपने सामने शर्टलेस देखकर उसे शर्म भी आ रही थी। वहीं ऋषभ की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मानवी उसे नजर चुराते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो ऋषभ ने अपने हाथ से उसके गाल पर आ रही एक लट को कान के पीछे किया और गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने इतनी जल्दी चेंज क्यों कर दिया? उस ऑरेंज कलर की साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे तुम्हें थोड़ी देर और ऐसे ही देखना था। वो साड़ी बहुत हेवी थी, मुझसे संभल नहीं रही थी। इतना कहकर ऋषभ से वो दूर होने लगी।
तो ऋषभ ने उसे अपनी दोनों बाहों को कबर्ड पर टिकाते हुए बीच में ब्लॉक कर दिया, जिससे मानवी उससे दूर न जा सके। तभी ऋषभ वापस से उसके करीब आते हुए बोला, और मुझसे दूर जाने की वजह? तो मानवी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो ऋषभ, जो इस वक्त मानवी के चेहरे में खोया हुआ था, क्योंकि सावर लेने की वजह से उसकी त्वचा की रंगत निखर कर गुलाबी हो गई थी, साथ ही उसके सावर जेल की मनमोहक खुशबू ऋषभ को बहका रही थी। तो वो मानवी के चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे गलत साबित करो। इतना कहकर अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगा। दोनों के लबों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था कि तभी मानवी, जिसकी सांसें ऋषभ की करीबी से ही तेज चलने लगी थी, वो आखिरी बार ऋषभ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए हिचकिचाकर बोली, तो वो दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? ऋषभ उसके होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए उसे शांत करवाते हुए बोला, आज तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं करने वाला। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तो सभी अपने कमरे में जाकर सो चुके हैं, तो इस वक्त हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं आने वाला। उसकी बात पर मानवी जल्दी से नाम में सिर हिलाते हुए उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए, जब ऋषभ ने अपने होठों को उसके मुलायम गाल पर रख दिया और अपने लबों से उसके गाल पर हरकत करने लगा। तो ऋषभ की करीबी से मानवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसकी पकड़ अपनी कुर्ती पर कस गई। तो ऋषभ ने अपने हाथों को कब्र से हटाकर मानवी के हाथों को थाम लिया और उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां उलझा कर उन्हें कब्र से टिका दिया और अपने एहसास को मानवी की रगों में समाने लगा। वो अपने होठों को चलाते हुए मानवी की गर्दन पर ले आया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वहीं उसकी इस हरकत से मानवी शिहर रही थी, साथ ही ऋषभ की करीबी उसे नए एहसासों से रूबरू करा रही थी, जो कि उसे मदहोश कर रहे थे। इस वक्त उन दोनों की करीबी उन दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट कर रही थी और दोनों ही अपने प्यार के एहसास में खोए हुए थे। ऋषभ के लब अब मानवी के लबों से मिलने ही वाले थे कि तभी मोहब्बत के समंदर में गोते लगाते दो दिलों को बुआजी की आवाज में एक पल में ही जमीन पर ला पटका। बुआजी, जो किसी काम के चलते मानवी के पास आई थी, वो बिना अंदर ध्यान दिए कमरे में घुस गई और फिर सामने का नजारा देख बेचारी शर्मा गई और पीछे की तरफ लड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी, माफ करना लल्ला, मुझे नहीं पता था तू इस वक्त बहू के साथ होगा। फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, लेकिन तू कब से इतना गैर जिम्मेदार हो गया? अरे ये सब करने से पहले दरवाजा तो बंद कर लिया कर, क्या पता कब कौन अंदर चला आए। दरवाजा खुला देख लोगों को गलतफहमी हो जाती है। वहीं उनकी आवाज सुनकर ही मानवी एक झटके से ऋषभ को खुद से दूर कर कबर्ड की ओर पलट गई थी। उसे भुआजी का सामना करने में भी डर लग रहा था कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। वही अब उनकी बात सुनकर उसे बहुत शर्म भी आ रही थी, साथ ही ऋषभ पर गुस्सा भी। वहीं ऋषभ अपनी बुआजी के एकदम कमरे में आ जाने से गुस्सा तो था, क्योंकि हर बार कोई न कोई उसके रोमांस में रोड़ा बनकर आ ही जाता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब ऐसी बातों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी करेगा, इसीलिए वो मन महसूस कर रह गया। फिर खुद को नॉर्मल कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, आगे से ध्यान रखूंगा बुआजी, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर कोई काम था क्या? वो जानना चाहता था। आखिर इतनी रात गई भुआजी उसके कमरे में आकर उसे डिस्टर्ब करने की वजह क्या थी? तो भुआजी सिर हिलाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, वजह ना होती तो क्या मैं इतनी रात गए आती? अरे कल होली है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए मैंने तेरी बीवी के साथ कल के लिए गुजिया और कुछ पकवान बनाने की सोची, जिसके लिए तेरी बीवी भी मान गई। इसीलिए मैंने उसे उसकी भारी भरकम साड़ी चेंज करके आने को बोला था, ताकि उसे काम करने में आसानी हो। लेकिन जब ये बहुत देर तक नीचे नहीं आई, तो मुझे ही इसे देखने यहाँ आना पड़ा कि कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ मुझे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने शर्म से अपनी आंखें भींच ली। वहीं ऋषभ ने भी अपनी गुस्से भरी नजरों से मानवी को देखा, क्योंकि जहाँ पत्नियां अपने पति के साथ समय बिताने के लिए बहाना खोजती है, वहीं ये लड़की हमेशा उससे बचने के लिए काम का बहाना खोजती है, एक मौका नहीं छोड़ती उससे दूर जाने का। खैर, गुस्से से उसे देखने के बाद ऋषभ अपनी बुआजी की ओर पलटते हुए बोला, पर इन सब की क्या जरूरत है बुआजी, आप इतनी दूर से आए हैं, आपको आराम करना चाहिए। रही मेहमानों की बात, तो उनके लिए बाहर से इतना कुछ ऑर्डर करके मंगाया तो जा रहा है, साथ ही पापा ने घर पर हलवाई भी लगवा दिए हैं, तो फिर आपको ये सब बनाने की क्या जरूरत है, आप आराम कीजिए ना। तो बुआजी उसे समझाते हुए बोली, ओहो लल्ला, तू समझेगा, कल जो भी मेहमान आएंगे ना, वो पहली बार बहू से मिलेंगे, ऐसे में उन्हें बहू के हाथ के खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, जिससे उनकी नज़रों में बहू का इम्प्रेशन अच्छा बढ़े।
इसीलिए आज ही ये सारी तैयारी करवा रही हूँ उससे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। और रही आराम की बात, तो उसकी ज़रूरत तुझे है, मुझे नहीं, क्योंकि उम्र से पहले तुझे ही बुढ़ापा हो रहा है। तभी तो जब देखो आराम आराम चिल्लाता रहता है। फिर मानवी की ओर देखते हुए, बहू तुम अपना हुलिया ठीक कर जल्दी से नीचे आ जाना, काम बहुत है और समय उतना ही कम। अगर देर रात तक खत्म कर लिया तो कुछ देर आराम भी तो कर लेंगे। उनकी बात पर मानवी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं बुआजी जाने लगी तो ऋषभ मानवी को रोकने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करते हुए उन्हें समझाते हुए बोला, पर बुआजी इन सब की क्या जरूरत है? मेरा मतलब मेहमानों के लिए आप लोग खुद को क्यों इतनी तकलीफ देना? मानवी उन्हें पसंद आए या ना आए, इसे हमें क्या करना? और रही खाने की बात, तो उन्हें कौन सा पता चल रहा है कि वो मानवी ने बनाया है या किसी और ने? हम बोल देंगे कि ये सब मानवी के हाथों का बना है। तो आप आराम करो ना, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो बुआ जी पीछे पलट कर उस पर गुस्सा करते हुए बोली, फर्क पड़ता है लल्ला, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब कोई हमारे घर की बहू को नीचा दिखाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। जानवी भाभी के टाइम पर जब मिसेज वर्मा ने ऐसा किया था, तो मेरा मन कर रहा था कि उनका मुंह तोड़ दूं, लेकिन तब छोटी होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे कोई हमारी बहू में कोई कमी ना निकाले। और रही तेरे सोने की बात, तो मैं बहू को लेने आई हूँ, तुझे नहीं। तू आराम से पैर फैला कर सो। अब ऐसा तो नहीं है कि बहू तुझे लोरी गाकर सुलाएगी? और अगर ऐसा है तो मैं अभी जानवी भाभी को भेज देती हूँ। आज बहू की जगह माँ की लोरी सुनकर सो जाना। और हाँ, अगले 10 मिनट में बहू नीचे नहीं आई तो फिर तू देखना मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वहां से चली गई। उनकी बात सुनकर हैरानी से ऋषभ का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मानवी को जोर की हंसी आ गई, जिसे सुनकर ऋषभ का गुस्सा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्योंकि हर बार मानवी को खुद के करीब लाने की कोशिश उसकी ही होती थी, वहीं मानवी किसी न किसी तरह से उसकी इस कोशिश को बर्बाद कर देती थी, जो कि अब ऋषभ के सहन शक्ति से बाहर हो रहा था। आखिर कोई इंसान किसी की ना को कब तक बर्दाश्त करेगा? ऊपर मानवी का हंसना उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो मानवी की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये सब जानबूझकर किया है ना तुमने, ताकि आज भी मुझसे दूर रह पाओ? उसकी बात सुनकर मानवी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस अचानक से भुआजी ने मुझे अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, और अगर ना करती तो उन्हें बुरा लगता, बस इसीलिए उनकी बात मान ली। तो ऋषभ उसे गुस्से में उसके कंधे को थामकर उसकी आंखों में देखकर बोला, सबकी खुशी की परवाह है तुम्हें, सबको ना नहीं कह सकती, लेकिन मेरी खुशी उसका क्या? मुझे जो बार बार खुद को प्यार करने के लिए तड़पाती हो, उसका क्या क्या? मुझे बुरा नहीं लगता क्या? मेरे पास दिल नहीं? क्या मेरा दिल नहीं दुखता? उसकी आंखों में खुद के लिए तड़प देख मानवी को बुरा लगा। उसकी हंसी भी अब बंद हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं ऋषभ एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बोलो, तुमने तो कहा था ना तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्या तुम्हें मेरे एहसासों का पता नहीं चलता कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? जब भी मैं तुम्हें खुद के करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से चली जाती हो। क्या कभी सोचा है उस वक्त मुझे कैसा लगता होगा? किस तरह मैं अपने जज़्बातों को काबू में करता होगा? क्या मेरी आँखों में तुम्हें खुद के लिए तड़प दिखाई नहीं देती? पति-पत्नी होने के बावजूद भी मैं अब तक चुप था, क्योंकि मैं बिना तुम्हारी मर्ज़ी के कभी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, और मैंने उस लिमिट को क्रॉस भी नहीं किया जब तक तुमने खुद अपने प्यार का इज़हार नहीं किया। लेकिन अब जब तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर ये दूरी बरकरार रखने की क्या वजह है? कहीं ये तो नहीं कि तुम सिर्फ मेरे साथ प्यार का दिखावा कर मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो? उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई और वो ऋषभ को समझाते हुए बोली, नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा प्यार दिखावा नहीं है। मुझे दूर दूर तक एहसास ही नहीं था कि आप आज कुछ ऐसा सोचकर बैठे हैं, वरना मैं भुआजी को कोई ना कोई बहाना बनाकर ना जरूर कह देती। तो ऋषभ उससे दूर जाते हुए हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, एहसास नहीं है, जाने कब से मैं हमारे बीच की दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि तुम्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं हुआ। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो, जाओ, भौजी ने जो कहा है वो करो। आखिर इस घर में सबकी परवाह करने वाली तुम ही तो हो। मेरा क्या है, मैं कौन सा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता हूँ? और हाँ, आज के बाद ना मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें कभी मुझसे दूर जाने के लिए
अब इतने बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं खुद ही तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। हमारे बीच फासले बनाए रखना चाहती हो ना तो ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। आखिर वो पति ही क्या जो अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा ना कर सके। गुड नाइट, जाओ अपना काम करो। इतना कहकर ज़मीन से अपनी टी-शर्ट उठाई, जो कि मानवी के हाथ से पहले ही नीचे गिर गई थी, और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं मानवी उसकी बातों को सुनकर कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि ऋषभ की बातों ने उसके एक दिल एक तड़प को महसूस किया था। और वो होती भी क्यों ना, प्यार और शादी होने के बावजूद भी ऋषभ ने कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। जितना हो सके उसे इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त दिया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब आपका प्यार आपके सामने हो। ऐसे में अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऋषभ ने तो बहुत संयम से काम लिया था। वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी नीचे से भुआजी की आवाज़ आई। वहीं ऋषभ भी बाथरूम से बाहर निकल कर आया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई कि ऋषभ ने एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़रें फेर ली और लाइट ऑफ कर बेड पर लेट गया और अपने हाथ को मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। वहीं मानवी ने उसे देखकर नाव में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो समझ गई थी कि ऋषभ उससे नाराज हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस वक्त उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वो कमरे से निकलकर नीचे भुआजी के साथ किचन में आ गई और कल के लिए कुछ व्यंजन तैयार करने लगी, जिसमें उसकी मदद वर्षा भी कर रही थी। मानवी वो काम में तो लगी हुई थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग इस वक्त रह रहकर ऋषभ का ख्याल आ रहा था, और उसकी कही हुई बातें उसे बेचैन कर रही थी, जिससे उसका मन उदासी में घिर गया। तभी वर्षा की नज़र मानवी के उदास चेहरे पर पड़ी तो उसने मानवी को छूकर इशारे में पूछा, क्या हुआ? वजह जाननी चाहिए, पर मानवी ने अपनी उदासी को छुपाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ नाम में सिर हिला दिया। तो फिलहाल वर्षा ने भौजी के सामने कुछ नहीं कहा और बाद में मानवी से बात करने का सोचकर वापस से काम में ध्यान लगा लिया। तकरीबन 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उन लोगों ने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो भुआजी उन दोनों को सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई। मानवी भी अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि वर्षा ने उसका हाथ धोकर हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गार्डन एरिया की तरफ ले आई, जहाँ से बाहर की खुली हवाएं अंदर आ रही थी। वो वहीं लगी चेयर पर मानवी के साथ बैठ गई और उसके चेहरे को देखने लगी। तो मानवी उसे अपना हाथ छुड़ाकर उठते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? मुझे यहाँ क्यों ले आई इतनी रात को? अब तुझे सोना नहीं है क्या? तो वर्षा ने उसे खींचकर वापस अपने पास बैठा लिया और उससे बोली, बैठो यहाँ और अब बताओ क्या परेशानी है जिस वजह से आप इतनी उदास हो? तो मानवी झूठी मुस्कुराहट के साथ हल्के में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थकावट की वजह से चेहरा उतर गया था, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तो आराम कर। इतना कहकर उठने लगी तो वर्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और उसके हाथ को थामकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप जानती है ना दी, जब मैं अनाथ आश्रम आई थी तो आपने एक बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा था। बस उसी वक्त से एक अनजानी डोर ने हम दोनों के बीच बहनों का प्यार जो दिया था। मैं भी दिल से आपको अपनी बहन मानती हूँ, इसीलिए आपसे अपनी सारी परेशानी शेयर करती हूँ। जिस तरह आप मुझे परेशानी में नहीं देख सकती, उसी तरह मैं भी आपको उदास नहीं देख सकती। इसीलिए बताइए क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? वैसे भी किसी के साथ अपनी परेशानी बांटने से मन हल्का हो जाता है। तो मानवी ने सामने देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपने रिश्ते को लेकर सारी बातें वर्षा को बता दी। साथ ही आज हुई ऋषभ के साथ बहस के बारे में भी उसे बता दिया, जिसे सुनकर वर्षा हैरानी से उसे देखने लगी। फिर एकदम से बोली, सीरियसली दी, आप कैसे जीजू के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकती हो, वो भी शादी के इतने वक्त के बाद तक? मतलब कैसे? आपको नहीं लगता आप ये सब जो कर रही है वो गलत है? जीजू आपसे प्यार करते हैं, उस पर आपका उन्हें खुद के लिए तड़पाना, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कर सकती हो। और जीजू, उन्हें तो दिल से सैल्यूट है, मतलब कोई इतना इंतजार कैसे कर सकता है? आज के ज़माने में आप जानती हो आजकल प्यार सिर्फ नाम के लिए रह गया है, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का जरिया बनकर रह गया है। दो लोग प्यार करते नहीं कि तुरंत सारी हदें पार कर जाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं करते। वहीं जीजू ने आपको वक्त दिया, आपकी इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा, शादी प्यार होने के बाद भी आपकी मर्जी का इंतजार किया, और आप इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हैं? मुझे ना आज आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और हाँ, इस बात में ना मैं जीजू की साइड हूँ, उनका आप पर गुस्सा करना जायज़ है। उसकी बात सुनकर मानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ऋषभ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही थी। वो क्या करे, वो खुद इस वक्त अपने जज्बातों से जूझ रही थी।
इसीलिए वो धीमी आवाज में वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, पर तू तो मत समझ। तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना। मानती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। हाँ, बस अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने में हाथ में रहता है। उसकी बात सुनकर वर्षा उसकी तरफ देखने लगी। वहीं मानवी सामने दूर तक फैले गार्डन को देखते हुए बोली, मैं उन्हें खुद से जानबूझकर दूर नहीं करती, बस अपनी झिझक के कारण अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाती। वहीं एक और ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने उन्हें इस वक्त खुद को सौंप दिया, तो कहीं आगे चलकर किसी वजह से अगर हमारे बीच दूरियां आ गई, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तब मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। बस इसी वजह से उन्हें खुद से जुड़ने नहीं देना चाहती। वर्षा जो उसकी बातों को सुन रही थी, वो उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। इसीलिए उसने मानवी का हाथ फिर से थामा और उसे समझाते हुए बोली, फ्यूचर कभी किसी ने नहीं देखा दी। अगर देखा होता तो इस दुनिया में किसी को भी कोई दुख नहीं होता और सबकी लाइफ परफेक्ट होती। इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक दे रही है, उनसे क्यों मुंह मोड़ रही है। आगे क्या होगा, कल क्या होना है, ये सिर्फ वक्त के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में हमारा आज है, जिसे हमें हंसते मुस्कुराते जीना है या फिर दुखी रह रहकर, ये सिर्फ हम तय कर सकते हैं। इसीलिए इस वक्त जो खुशियाँ आपके सामने खड़ी है, उन्हें बस अपनी झोली में भर लो, क्योंकि वक्त का पता नहीं कब यही आपसे मुंह मोड़ ले। और कहीं ऐसा ना हो इस दूरी को बनाते हुए खुद ही एक दिन आप जीजू को खुद से दूर कर दें। वर्षा अपनी बात कहकर चली गई। उसकी बात मानवी के दिल पर गहरी चोट कर गई। साथ ही उसकी कही गई आखिरी लाइन उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभी। बेशक वो ऋषभ के साथ अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पर अब ऋषभ से दूर भी नहीं हो सकती थी। ऋषभ के दूर जाने के ख्याल से ही उसका दिल घबरा गया था। काफी देर तक वहीं बैठे हुए वो वर्षा की बातों को सोचती रही और फिर अपने कमरे में आकर उसने एक नज़र ऋषभ को देखा। फिर बेड के दूसरी साइड लेट गई और पीछे से ही ऋषभ को बाहों में भरते हुए उसकी पीठ से सर लगाकर आंखें मूंद ली। वहीं ऋषभ जो नींद में था, वो थोड़ा सा गुनगुनाया और वापस सो गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।